आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे ही आपको पता चल रहा होगा रेलवे सेक्टर से है। गाइस आप लोगों को पता है कि हमारे कुछ सेक्टर्स जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है वो बहुत जल्दी ही बूम करने वाले हैं। मैं बारी बारी आपको अपनी इस वीडियो में बताती जाती हूँ। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने जो प्रोमिस किए हैं इंफ्रा, रेलवे, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं आपको उसके अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। शायद मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि एनडीए सरकार रेलवे सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और लॉ सेक्टर और प्रेसिडेंट स्पीकर्स की मांग कर रही है। तो गाइज अब जैसे कि आपको पता है कॉलेज पार्टी जब ये कह रही है कि हमें रेलवे सेक्टर दे दो, तो आप सोच सकते हो कि रेलवे सेक्टर जब उनके हाथ में जाएगा तो चीज़ें आपको किस वे में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो गाइज पीएसयू स्टॉक में कहा जाता है कि अभी इस बीच काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन हो भी सकता है कि मैं गलत साबित हूँ, इसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी देखने को मिल जाए। सो गाइज रेलवे सेक्टर्स में तो मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स ही अंदर आते हैं, है ना, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पता है कि नई सरकार ने 2030 तक भारतीय रेलवे क्षेत्र में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, उनकी संभावना है, जो वृद्धि करनी, जो इंक्रीमेंट करना है, ये कुछ एक मुख्य पॉइंट मेरे सामने मुझे देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे जैसे कि नेशनल रेल प्लान हो गया, जिसको आप एनआरपी कहते हो, ठीक है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? इस योजना का पर्पस ये है कि 2030 तक एक आधुनिक और भविष्य तैयार करना है रेलवे प्रणाली के लिए, उसका एक नया निर्माण करना है। एंड गाइस इसके साथ ही रेलवे की जो मालाबार है उसमें हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने का एक लक्ष्य इन्होंने देखा है। मतलब जो मालगाड़ी होती है भाड़ा। सो गाइस देखा जाता है कि 100% तक विद्युतीकरण भी, मतलब पूरे रेलवे नेटवर्क का जो विद्युतीकरण है, मतलब रेलवे टेक्नोलॉजी है, उसको किया जाएगा। एंड इस पर अधिक काम भी हो रहा है। उसकी उच्च गति, उसकी दक्षता को बढ़ाने पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मालगाड़ियों, जो कि मैंने आपको बताया मालाबार, देखिए मालगाड़ियों की औसत गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा जा रहा है, जिससे कि माल जो परिवहन है, जो माल गाड़ियाँ हैं, उनको समय ना लगे, उनको कम समय लगे अपने माल को पहुँचाने में। अब जैसे कि मैं बता दूं कि दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर PIBM मतलब मी प्रति घंटा तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी मिली प्रति घंटा बोल लीजिए, ठीक है। नई जो गति रेल है एंड जितनी भी माल गलियारा है ना, उनका निर्माण भी किया जाएगा, मतलब कि उनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि यात्री और मालदानों को, मतलब आप ये कह लीजिए जो यात्री हो गए और माल दोनों की जो सेवाएं हैं उनमें सुधार होगा। 2030 तक गाइस ये भी कहा जाता है कि जो रेलवे है उसमें $750 बिलियन कुल का निवेश होगा। एंड ये निवेश रेलवे को आधुनिक बनाने और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए होगा। गाइस आपको पता है कि इन सबसे भारतीय रेलवे ना केवल अधिक सक्षम और आधुनिक और बनेगा, ठीक है, मॉडर्नाइज मतलब कह सकते हो आप आधुनिक, एंड बल्कि भविष्य की मांग को भी पूरा कर सकेगा, जिससे कि यात्रियों और जितनी भी माल ढुलाई सेवाएं हैं उनको मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये चीज़ें सामने आती हैं। एंड अब देखिए बात ये आती है कि रेलवे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपको कम समय में जल्दी रिटर्न दे दें, तो ये कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं और कुछ अभी भी अपने अंदर पूरी कैपेबिलिटी रखती हैं। अब गाइस जो हमारी ये सरकार बनी है, इनका मुद्दा क्या है, मेन मोटिव क्या है, मतलब कि भारत में रेलवे क्षेत्र के लिए जो 2030 तक की भविष्यवाणी है ना, विकास योजना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नई सरकार ने भारतीय रेलवे को एक फ्यूचर रेडी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं, ठीक है। ये चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी, मैं आपको जो अपनी मतलब नॉर्मल हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय रेल योजना जो है 2030 की, उनका क्या मकसद क्या है? रेल मार्गों की क्षमता को मांग से पहले ही बढ़ाना, ताकि भविष्य की मांग, जो आप कह लीजिए जो भविष्य की मांग होती है उसको प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ ना रेलवे की माल परिवहन हिस्सेदारी, तो 45% तक बढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि मतलब अभी तक 27% है, तो 45% तक बढ़ाने की बात देखने को मिल रही है। एंड नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
कॉरिडोर्स और जितने भी उच्च गति वाले रेल कॉरिडोर्स हैं उसको भी स्थापित किया जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन 2047 मतलब 2047 से तक 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। 2047 तक 47 तक 4500 ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। एंड आपको पता होगा 2024 तक तो अभी तक 82 तक ही पहुंच पाएगी, ठीक है। एंड ये भी देखा जाता है कि स्टेशंस के अंदर जो स्टेशंस का उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा उनका। 1309 रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास, जिसमें यात्री सुविधाएं, सफाई, मुफ्त वाईफाई और विकलांगों के लिए प्रोविजंस शामिल होंगे, ठीक है। देखिए पुराने रेल इंजन और डिब्बों को भी, मतलब आपको पता होगा कि इन्होंने वादा किया था कि ये कम से कम 40,000 बोगियाँ चलाएंगे, उसका एक वंदे भारत ट्रेन के बराबर जो हो जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों में भी इनका पुनर्विकास होगा। एंड ये भी देखा जा रहा है कि किसानों के तौर पे, मतलब किसानों के तौर पर किसान रेल ट्रेनों और नए फ्रेट टर्मिनलों का विस्तार होगा, जिससे कि कृषि एंड उसकी जो उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो तेज़ी है एंड परिवहन को हो सकेंगे, मतलब चीज़ों को। न केवल भारतीय रेलवे की क्षमता और गति में सुधार होगा, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एंड भारतीय रेलवे का यह परिवर्तन रोड मैप आप ये कह लीजिए रोड मैप देश को एक आधुनिक एंड लगातार चीज़ों में एक देखिए मॉडर्नाइज बनाना है ना। हमारे जो अगर हमारा रेलवे सेक्टर डेवलप हो जाएगा, जो अभी डेवलप नहीं है, जो हो रहा है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हमारे भविष्य के लिए सुधार में देखने को मिल सकती है। माल हो गया, यात्रियों की सुविधाएं हो गई, सुरक्षा हो गई। एक क्या होता है जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका रेलवे पे एक भरोसा बन जाएगा। एंड जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ये आज के दिन ये भी न्यूज़ सुनने को मिली है कि कोरोना के टाइम पे कुछ गाड़ियाँ बंद कर दी गई थी, तो अब वो गाड़ियाँ चला दी जाएंगी, तो अब ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इन्होंने ना 30% तक किराया बढ़ा दिया था, वो 30% तक किराया अभी ये कम कर देंगे, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो रेलवे में कितनी अच्छी गति देखने को मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं इंसुलेटेड स्टॉक की। तो सबसे पहले आप एक देखिए, इन मतलब जब बजट आया था तो उन्होंने क्या कहा था, 2.55 लाख करोड़ रुपए रेलवे को कैपेक्स के तौर पे दिए जाएंगे। 40,000 मैंने रेल बोगीज आप लोगों को बता दी है वंदे भारत के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी मेरी रेल विकास निगम है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गाइस आज ही के दिन रेल विकास निगम के बारे में क्या सुनने को मिल रहा है कि फिलहाल तो बता दूं कि कल के दिन ये 374 रुपये पे क्लोज हुआ और 1.75 के प्राइस पे। गाइस पिछले कई सेशन से ही ट्रेड में है ये, ठीक है, आरबीआई नज़रों में है। एंड इसने महीने भर में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे ना 6 मंथ के अंदर 110% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इसका मार्केट कैप देखोगे 78,000 करोड़ का है, जिसको हम मिड कैप है मेरे ख्याल से कहते हैं। इसका P49 है, ज़्यादा कोई हाई P नहीं है। एंड इसने अपना 52 वीक हाई 425 रुपये बनाया और लो इसका 170 रुपये, जो कि अभी आपको ये 374 रुपये पे मिला। इट मीन्स आप कह सकते हो डिस्काउंटेड पॉइंट पे। गाइज एक्चुअल में क्या है, पिछले कुछ टाइम से इसको लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। इस वीक भी आरबीआई को 1450 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिले हैं। एंड हाल ही में आरबीआई को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी कहा जाता है, उससे 495 करोड़ रुपए का भारी ऑर्डर मिला है। इसके बाद बीते शुक्रवार को ही इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी, जो कि अभी आप देख ही रहे हो, ठीक है। और मैं बता दूँ, आपको पता है कि पीएसयू को 5 जून को ही पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के तहत सीतारामपुर बाईपास लाइन के निर्माण के लिए पूर्वी रेलवे से एक और ऑर्डर मिला था। परियोजना की लागत 390 करोड़ रुपये है और इसे अगले 24 महीनों में पूरा किया जाना है, ठीक है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आरबीआई को 1450 करोड़ रुपये के बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, जो उसके 495 से 390 अगर मिक्स कर ऐड करेंगे तो 1450 निकल कर आते हैं। कैसे कि आरबीआई के डायरेक्टर राजेश प्रसाद ने ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत में कहा कि कंपनी की नज़र में मतलब आप ये कह लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पर है। एंड उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हम 23,000 करोड़ की टॉप
टॉप लाइन और 1600 से लेकर 1700 करोड़ रुपए की बॉटम लाइन हासिल कर सकते हैं। हमारी नज़र में लाइक अभी कह लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पर है और हम कम से कम 4 से 5 देशों में कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम विदेश में भी अधिक से अधिक ऑर्डर पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक आरबीएनएल के पास 85,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। तो अब आप सोच ही सकते हो कि 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक ये कवर कर ही लेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो 5 दिन में इसमें 5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसी बीच ये इतना मतलब वहाँ इस पॉइंट पे जो 3-4 तारीख को गिरावट थी, तो इसके बाद ही रिकवर भी हुआ कितना 15% तक, ठीक है। तो मेरी नज़र में तो आरबीआई काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसको डॉलर लेवल पे लेकर चल सकते हो गाइस। और पता है आपको मैक्सिमम इसने 1798% का रिटर्न दिया है। 2019 में आया था 19 रुपये पे। इस बीच में इसने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया एंड 2020-21 के बाद आपको इसके अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। आरबीआई ने 1 साल में 200% तक का रिटर्न दिया है, जो कि गाइस आप सोच सकते हो कि पैसा लोगों को कितना गुना कर दिया है अगर लोग जिसने भी 2019 में इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो। गाइस वहीं मेरी पसंद में एक और स्टॉक नज़र आता है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज पे मिल रहा है 251 के एंड उसके अंदर भी कल के दिन काफ़ी मतलब फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी थी 1% की। गाइस इरकॉन इंटरनेशनल का मार्केट कैप की बात करोगे तो 23,000 करोड़ का है। मैंने बताया आपको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 20 स्मॉल कैप में देखने को मिलता है, पी20 का ज़्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन पे नहीं है गाइस। और साथ के साथ बात की जाए पिछले 5 दिन में जो गिरावट आई थी तो उसके बाद इसके अंदर एक बुलिश पन भी आया जो कि 12% तक ये स्टॉक चढ़ा, ठीक है। अगर इसने आप देखोगे ना हाई 301 और लो 79 बनाया, इट मीन अभी कह सकते हो 251 प्राइस पे मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छे रेंज पे आपको डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है गाइस। बहुत अच्छा बूम आने वाला है, मैं आपको ये कहूँगी ये स्टॉक अभी जिस प्राइस में आपको बता रही हूँ ना 400, 500, 600 की रेंज में मिलने वाले हैं, जो कि आपके कई बार आने वाले 2030 तक हो सकता है 1000 तक भी टच कर जाए। 1 साल में इन्होंने 200% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड अगर वही बात की जाए मैक्सिमम की तो मैक्सिमम में हमें 505% का रिटर्न देखने को मिलता है। 2018 में ये 34 रुपये की प्राइस पे ट्रेड करी थी। इरकॉन इंटरनेशनल गाइस काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हो, ठीक है। एंड पिछले 5 साल में आप देख सकते हो एंड अगर आप काम देखोगे देखिए काफ़ी देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। 1976 में आप देख सकते हो उसका रेलवे मतलब इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, ठीक है। 1995 में भी कहीं ना कहीं हमें इसका बिजनेस डाइवर्सिफाई में देखने को मिला। ये टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे रेलवे के अंदर देखने को मिलती है गाइस। सबसे बड़ी बात अगर इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, देखिए ट्रिम हुई थी कोई बात नहीं, एफआई काफ़ी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआई की होल्डिंग आप चेक कर सकते हो और गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है। पब्लिक ने हल्का सा ट्रिम करा है, वो भी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर एफआई आ गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी कंपनी जान पड़ रही है, तो आप इसको नज़र में लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट गाइस कंपनी हमारी निकल जाती है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन की बात की जाए तो ये अभी 591 रुपीज़ के प्राइस पे चल रहा है, क्लोजिंग हुई थी एंड 2.44% तक हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। मार्केट कैप की बात करूँ तो 24 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इट मीन्स आप कह सकते हो देखिए जितनी भी रेलवे की कंपनियां मैं आपको बता रही हूँ कोई भी लार्ज कैप नहीं है, ये सारी आपको स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिलेगी। और जब इस तरीके की जो मार्केट चल रही है ना, जो मार्केट को एक बार स्टेबल हो जाने दो उसके बाद आपको इन्हीं स्टॉक्स में मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही एक नई बूम एक नई रोबस्ट तेज़ी देखने को मिल सकती है गाइस। वहीं बात की जाए जुपिटर वैगन्स की तो पिछले 5 दिन में 9% तक ही गिरा। गिरने के बाद गाइस अगर आप नोट करोगे यहाँ गिरावट से उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई जो कि 20% तक ही चढ़ा। तो गाइस ऐसी रिकवरी कब आती है जब हमें कुछ मार्केट में रेलवे सेक्टर से रिलेटेड या कुछ भी ग्लोबल क्यूज से रिलेटेड या हमारी जो सरकार बनी उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ सामने आती है, ठीक है। गाइस वहीं बात की जाए अगर इसकी हाई की तो इसने 683 हाई बनाया है और लो इसका 130 देखने को मिलता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर हमें 9% की गिरावट तो थी बट कहीं ना कहीं एक तेज़ी भी देखने को मिली 20% की, ठीक है। एंड 6 मंथ में अगर आप देखोगे जुपिटर वैगन ने 86% का रिटर्न दिया है। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है, आप इसको भी देखकर नज़र में चल सकते हो। 1 साल में 300-350% तक का रिटर्न दिया है। तो देखिए अभी अगर आप बात करोगे ना हाल फिलहाल में ही आया है, इसको अभी तो 5 साल भी नहीं हुए, 2 साल आप कह सकते हो हार्डली हुए हैं और 1000% का रिटर्न दे दिया है। मतलब कि आप कह सकते हो किसी भी मतलब पैसा उसने 10 से 20 गुना लोगों का कर दिया है, ठीक है। इसी बीच में अगर आप देखोगे काम
क्या करती है कंपनी? वैसे कंपनी काम करती है, बॉडीज़ बनाती है, ठीक है, ट्रेन्स की एंड व्हीकल्स की, कमर्शियल की। और सबसे बड़ी बात बताओ इसके बारे में, तो ये ईवी सेगमेंट में भी जा रही है। और जिस तरीके से ईवी सेगमेंट में जा रही है, और आपको पता है आने वाला टाइम हमारे ईवी का ही होने वाला है, तो आप सोच सकते हो आने वाले टाइम में इसको कितने सारे ऑर्डर मिलेंगे तो इसका सेल्स बढ़ेगा उसको प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपके इसके शेयर प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं कंपनी आपको बोनस दे दे, डिविडेंड दे दे, ये भी बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में देखने को मिल जाता है। गाइस अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने हल्का सा ट्रिम किया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एफआई आ गए हैं। यहाँ डीआई की ट्रिम देखने को मिलती है हल्की फुल्की सी, और पब्लिक की, जो कि एक पॉजिटिव ही है, आप उसको नेगेटिव मत लेकर चलिएगा, क्योंकि मेन हमें एफआई इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज हमारी कंपनी लास्ट निकल कर आती है टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी काफ़ी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, 3.5% से अब तक ऊपर की, 1212 पे क्लोज हुआ स्टॉक प्राइस। एंड अगर आप देखोगे ना, इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है, पी इसका 53 है, ठीक है। आप देखते जाइए, इसने पिछले 5 दिन में इसमें गिरावट आई 18% की, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे 18% की गिरावट के बाद इसने अपने आप को रिकवर कितना करा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इसने अपने आप को रिकवर कर लिया है। सो गाइस ये चीज़ें जो करेक्शन आता है ना, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है एक एंट्री लेने की। अगर आप देखोगे इसका 52 वीक हाई 1594 का है, लो इसका 381 है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि अभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। तो कैसे कि जो कंपनी मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा सा नज़र में लेकर चलेगा। मैक्सिमम देखा जाए 2023 के अंदर आई थी, ये अभी आई है 469 रुपीज़ का इसका लिस्टेड प्राइस है, और मैक्सिमम में इसने 158% तक का रिटर्न दे चुकी है। कैसे अगर आप देखोगे इस बीच में यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं था, ठीक है, देन उसके बाद इसमें मूवमेंट आया है और यहीं पे थोड़ी सी गिरावट आ गई थी। तो घबराने की बात नहीं, आप इसमें बेझिझक एंट्री का सोच के चल सकते हो। गाइस टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में बताऊं तो ये काम क्या करती है, ये एक फ्रेट वैगन्स है, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिजेस, शिप, इन सब में ये इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो रखा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ मतलब थोड़ी बहुत ट्रिम हुई है, एफआई हल्के से गए हैं, डीआई आगे हैं, और आप अगर देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर बढ़ गई है, ठीक है। सो गाइज ऑलमोस्ट मुझे तो काफ़ी अच्छी कंपनी जान पड़ रही है। बाकी गाइज मैं आपको ये कहूँगी, स्टडी पर्पज से वीडियो थी। आपका ये स्टॉक हो गया आरवीएनएल हो गया, आपका ये एयरकॉन हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टीटागढ़ रेल सिस्टम हो गया। तो इन 4 कंपनियों को आप डाटा लेवल पर लेकर चल सकते हो, क्योंकि अभी इनका मार्केट कैप स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही देखने को मिलता है। बाकी गाइज कुछ स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।